जरा कल्पना कीजिए कि एक सुबह नींद खुलती है और पता चलता है कि वो लॉ की डिग्री जिसके लिए किसी ने 5 साल और लाखों रुपए खर्च किए थे, उसका पूरा का पूरा काम अब एक एआई सॉफ्टवेयर महज 3 सेकंड में कर सकता है। हाँ, सिर्फ 3 सेकंड। राइट। या या फिर रेडियोलॉजी की वो विशेषज्ञता जिसे हासिल करने में पूरा एक दशक लग गया, उसे एक एआई मॉडल कहीं ज्यादा सटीकता से पकड़ रहा है। मतलब ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये इसी वक्त हमारे आसपास हो रहा है। सही बात है। और हम हमेशा ये मानते आए हैं ना कि एक अच्छी डिग्री और किसी बड़ी कंपनी की नौकरी मतलब जीवन भर की सुरक्षा की पक्की गारंटी। एग्जैक्टली एक ऐसी मजबूत दीवार जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन सच कहूं तो वो मजबूत पत्थर की दीवार अब रेत की दीवार बन चुकी है। बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा में हम इसी विषय की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हमारे पास संदीप चौहान की किताब द ह्यूमन अपग्रेड है और इस स्रोत सामग्री में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो इस पूरी बहस को एक नया नजरिया देते हैं। बहुत ही स्पष्ट नजरिया देती है ये किताब। हाँ, अक्सर लोग एआई को मतलब आसमान से टपकी किसी एलियन शक्ति की तरह देखते हैं जो अचानक से इंसानों पर कब्जा करने आ गई है। लेकिन आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये स्थापित करना है कि एआई कोई बाहरी खतरा नहीं है। सही कहा। ये हमारी अपनी इंसानी महत्वाकांक्षाओं का ही एक आईना है। एग्जैक्टली तो हम ये समझेंगे कि क्यों हमारी सुरक्षित समझी जाने वाली नौकरियां खतरे में है और इस बदलाव के दौर में इंसान खुद को कैसे अपग्रेड कर सकता है। बिल्कुल। देखिए, इतिहास गवाह है कि जब भी कोई बड़ी तकनीकी क्रांति आती है ना, तो काम करने का पूरा ढांचा हिल जाता है। औद्योगिक क्रांति के समय फैक्ट्रियों में शारीरिक श्रम करने वालों की जगह मशीनों ने ली। हाँ, वो ब्लू कॉलर जॉब्स वाला दौर। राइट। उस समय ये आम धारणा बन गई कि केवल जहां पसीना बहाना पड़ता है वहीं खतरा है। फिर कंप्यूटर का दौर आया जिसने डेटा एंट्री को ऑटोमेट किया। लेकिन आज जो तूफान आया है, उसका निशाना शारीरिक श्रम तो है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। उसका सीधा निशाना है रूटीन कॉग्निटिव वर्क, यानी वो दिमागी काम जो एक निश्चित पैटर्न में होता है। तो अगर हम उसी रूटीन कॉग्निटिव वर्क पर वापस आएं, क्या इसका मतलब ये है कि अब दिमाग का इस्तेमाल करने वाले वो पेशे भी असुरक्षित हैं जिन्हें हम व्हाइट कॉलर जॉब्स कहते हैं? 100%। किताब में लॉ, रेडियोलॉजी और कोडिंग जैसे पेशों का बहुत प्रमुखता से जिक्र है। अच्छा। हाँ, जब हम रूटीन कहते हैं तो हमारा मतलब उस काम से है जिसे एक चेकलिस्ट या कुछ निश्चित चरणों में बांटा जा सकता है। राइट। अब देखिए, एक जूनियर वकील का काम क्या होता है? वो हजारों पन्नों के कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ता है और उसमें गलतियां ढूंढता है। एक रेडियोलॉजिस्ट एक्सरे या एमआरआई स्कैन में किसी बीमारी के खास पैटर्न को खोजता है, जो कि बहुत डीप फोकस का काम है। बिल्कुल है। ये दोनों ही काम बहुत सी पढ़ाई मांगते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये एक पैटर्न की पहचान करना ही तो है। ये एक इफ देन लॉजिक है। कि अगर ऐसा लक्षण है तो ये बीमारी हो सकती है। एग्जैक्टली। और एआई इसी लॉजिक पर पलता है। इसे डेटा की भूख होती है और ये लाखों एक्सरे स्कैन महज कुछ सेकंड में बिना थके और बिना किसी मानवीय त्रुटि के प्रोसेस कर सकता है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो ऐसे ही कुछ उदाहरण हमें पहले भी देखने को मिलते हैं। जैसे 60 के दशक में टाइपिस्ट होना अपने आप में एक पूरा करियर हुआ करता था। हाँ, बहुत सुरक्षित माना जाता था उसे। बिल्कुल। लोग इसे एक ऐसा पेशा मानते थे जो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन पर्सनल कंप्यूटर और वर्ड प्रोसेसर के आते ही वो पूरा का पूरा पेशा रातों रात गायब हो गया। सही बात है। वही टेलीफोन ऑपरेटरों के साथ हुआ जब इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग तकनीक आई। और ये बात हमें आज की स्थिति के सबसे अहम पहलू की ओर ले जाती है। टाइपिस्ट या टेलीफोन ऑपरेटर का काम शारीरिक रूप से एक ढर्रे पर चलता था। राइट। आज यही ढर्रा दिमागी काम में भी आ गया है। एआई हर उस चीज को आसानी से निगल सकता है जिसे नियमबद्ध किया जा सकता है। समस्या ये नहीं है कि तकनीक बदल रही है। तो समस्या क्या है? समस्या ये है कि हम इंसानों को आदतों, जिसे हम हैबिट्स कहते हैं, वो बहुत पसंद है। हमारा पूरा कॉर्पोरेट ढांचा हमें एक खास काम को बार बार करने की आदत डालता है। आदतों की बात करें तो ये इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत ही स्वाभाविक हिस्सा है। मतलब हमारा दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए ही आदतें बनाता है। बिल्कुल, ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। हाँ, ये कुछ वैसा ही है जैसे हम किसी ऐसी सड़क पर गाड़ी चला रहे हों जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं। हर मोड़, हर गड्ढे का पता होता है। राइट। आप बिना सोचे भी वहां से निकल जाते हैं। एग्जैक्टली।
हम लगभग आंख मूंद कर भी वहां से गुजर सकते हैं। लेकिन जिस दिन वो सड़क अचानक बंद हो जाए या वहां कोई बड़ा गड्ढा आ जाए, तब क्या होगा? तब तो ब्रेक ही लगाना पड़ेगा। हाँ, जो इंसान सिर्फ उस एक सड़क की आदत पर निर्भर है, वो वहीं खड़ा रह जाएगा, हताश और परेशान। उसे समझ ही नहीं आएगा कि अब जाना कहाँ है। और संदीप चौहान की किताब ठीक इसी बिंदु पर अ यूनिवर्सल स्किल की अवधारणा को सामने लाती है। यूनिवर्सल स्किल? हाँ, देखिए, आदतें हमेशा एक स्थिर माहौल की मांग करती हैं। वे अतीत पर निर्भर होती हैं कि मैंने पिछले 10 साल से ये काम ऐसे ही किया है, तो आगे भी ऐसे ही चलेगा। लेकिन अब वो माहौल स्थिर तो रहा नहीं। बिल्कुल नहीं। जब एआई जैसा कोई तूफान आता है, तो वो स्थिर माहौल रातों रात खत्म हो जाता है। ऐसे तूफानों के बीच आदतें पूरी तरह से टूट जाती है। तो फिर क्या काम आता है? यहीं पर यूनिवर्सल स्किल आपके अंदरूनी जीपीएस की तरह काम करता है। अरे वाह, ये उपमा बहुत सटीक है ना? अगर मुख्य सड़क बंद हो गई है, तो ये अंदरूनी जीपीएस घबराता नहीं है। ये तुरंत स्थिति का विश्लेषण करता है और आपकी मंजिल तक पहुंचने का एक नया रास्ता खोज निकालता है। तो ये बात तो साफ है कि पुरानी आदतों से चिपके रहना अब सबसे बड़ा जोखिम बन गया है। सबसे बड़ा। लेकिन ये यूनिवर्सल स्किल अचानक से कहीं हवा में तो पैदा होगी नहीं। मेरा मतलब है, ये कोई ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट भी नहीं है जिसे डाउनलोड किया और हम अपग्रेड हो गए। काश इतना आसान होता। हाँ। तो इस स्रोत सामग्री में इस यूनिवर्सल स्किल की गहरी संरचना के बारे में क्या कहा गया है? आखिर इसके बुनियादी तत्व क्या हैं? किताब में इस यूनिवर्सल स्किल को 4 बहुत ही स्पष्ट बुनियादी परतों में बांटा गया है। ये कोई ऊपरी ज्ञान नहीं है, बल्कि एक पूरी मनोवैज्ञानिक नींव है। अच्छा, तो पहली परत क्या है? इसकी सबसे पहली परत है ऑब्जर्वेशन, यानी स्पष्ट अवलोकन। इसका मतलब है भ्रम और इनकार से बाहर निकलकर वास्तविकता को ठीक वैसा ही देखना जैसी वो है। इनकार मतलब डिनायल की स्थिति? हाँ, जब तकनीक बदलती है, तो सबसे पहली मानवीय प्रतिक्रिया डिनायल की ही होती है। जैसे लोग कहते हैं कि एआई मेरा काम नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब पहली बार देखता है कि कोई एआई टूल उससे बेहतर कोड लिख रहा है, तो वो अक्सर खुद को ये समझाता है कि अरे, ये तो अभी बहुत गलतियां करता है, ये मेरी जगह कभी नहीं ले सकता। राइट, वो खुद को तसल्ली दे रहा होता है। बिल्कुल, ये डिनायल है। ऑब्जर्वेशन की परत हमें ये स्वीकार करने की शक्ति देती है कि बदलाव आ चुका है, सड़क बंद हो चुकी है और अब हमें पुराने ख्यालों से बाहर आना होगा। समझ गई। और जब इंसान सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, तब वो दूसरी परत की ओर बढ़ता है। जी, दूसरी परत है एडेप्टेबिलिटी, यानी अनुकूलन क्षमता। सच्चाई को देख लेना ही काफी नहीं है ना, उसके अनुसार खुद को ढालना असली चुनौती है। तो इसका मतलब नया सॉफ्टवेयर सीखना हुआ? सिर्फ उतना नहीं। एडेप्टेबिलिटी का मतलब सिर्फ कोई नया टूल सीख लेना नहीं है। इसका मतलब है अपनी पुरानी पहचान को छोड़ने का साहस। पुरानी पहचान? वो कैसे? देखिए, अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर ये सोचकर बैठा है कि मैं तो सिर्फ फोटोशॉप पर ही काम करूंगा क्योंकि मैं उसमें मास्टर हूं, तो वो एआई के दौर में पिछड़ जाएगा। राइट। उसे ये समझना होगा कि उसकी असली पहचान सॉफ्टवेयर चलाना नहीं, बल्कि विजुअल स्टोरी टेलिंग है। अरे वाह, ये बहुत गहरी बात है। टूल से प्यार मत करो, अपने उद्देश्य से करो। एग्जैक्टली। उसे नए एआई टूल्स के साथ तालमेल बिठाना होगा। लेकिन पुरानी पहचान छोड़ना इतना आसान तो नहीं होता। जब नौकरियां जाती हैं या सालों की मेहनत से हासिल किया गया कौशल अचानक से बेकार लगने लगता है, तो इंसान अंदर से टूट सकता है। सही कहा। और यहीं तीसरी परत काम आती है, रेजिलियंस या लचीलापन। मानसिक लचीलापन। हाँ, ये मानसिक झटके सहने की क्षमता है। जब बदलाव की रफ्तार इतनी तेज हो, तो असफलता और निराशा का आना तय है। बिल्कुल। रेजिलियंस वो मनोवैज्ञानिक शॉक अब्जॉर्बर है जो इंसान को टूटने से बचाता है। यह आपको बताता है कि आपकी नौकरी का जाना आपकी व्यक्तिगत विफलता नहीं है, बल्कि एक व्यापक तकनीकी बदलाव का हिस्सा है। मतलब ये हमें वापस खड़ा होने की ताकत देता है। एग्जैक्टली। जो व्यक्ति रेजिलियंट है, वो सदमे से जल्दी उभरकर वापस खड़ा हो जाता है। और चौथी परत? चौथी और सबसे गहरी परत है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट? देखिए, अडैप्टेबिलिटी और रेजिलियंस आपको बदलाव के साथ दौड़ना सिखाते हैं, लेकिन अलाइनमेंट आपको ये बताता है कि आपको दौड़ना किस दिशा में है। अच्छा, मतलब पर्पस क्या है? राइट। इसका मतलब है ऐसे निर्णय लेना जो आपके जीवन के असली अर्थ और मानवीय मूल्यों को बनाए रखें। हाँ। आप तकनीक के पीछे दिशाहीन होकर नहीं भाग रहे हैं,
हाँ, हम मशीनों के गुलाम नहीं बन रहे। बिल्कुल। आप ये तय कर रहे हैं कि इन नई एआई ताकतों का इस्तेमाल आप अपने जीवन, अपने परिवार और समाज को बेहतर बनाने के लिए कैसे करेंगे? जरा रुकिए, हम्म, यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है। हाँ, पूछे। क्या हम ये कह रहे हैं कि किसी इंसान का 20 साल का अनुभव, उसका व्यक्तिगत टैलेंट या उसकी जो डोमेन एक्सपर्टीज है, वो अब पूरी तरह से बेकार है? मतलब ये तो बहुत ही निराशावादी नजरिया हो गया। आखिर अगर किसी के पास ज्ञान है और वो अपने काम का मास्टर है, तो क्या सिर्फ इसी यूनिवर्सल स्किल के सहारे सब कुछ छोड़ देना व्यावहारिक है? ये बहुत ही तीखा और जरूरी सवाल है। बात निराशावाद की नहीं, बल्कि यथार्थवाद की है। किताब ये बिल्कुल नहीं कहती कि आपका टैलेंट या ज्ञान रातों रात कचरा हो गया है। तो फिर क्या कह रही हैं? हमें ये कड़वा सच स्वीकार करना होगा कि ज्ञान की अब एक बहुत ही कम अवधि की एक्सपायरी डेट होती है। एक्सपायरी डेट? हाँ, आज जो कोडिंग लैंग्वेज सबसे ज्यादा मांग में है, हो सकता है 3 साल बाद एआई उसे पूरी तरह से खुद ही कर ले। राइट, ये तो हो ही रहा है। तो टैलेंट अक्सर एक ही दिशा में सीमित होता है। यूनिवर्सल स्किल वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ओएस, जिस पर आपका ज्ञान और टैलेंट चलते हैं। ज्ञान और टैलेंट ऐप्स की तरह हैं। अरे वाह! तो अगर ओएस ही पुराना हो? एग्जैक्टली। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही पुराना है और नई परिस्थितियों को प्रोसेस नहीं कर सकता, तो सबसे बेहतरीन ऐप भी क्रैश हो जाएगा। मतलब ज्ञान हमें आज की नौकरी दिला सकता है, लेकिन यूनिवर्सल स्किल ये पक्का करेगी कि हम कल भी प्रासंगिक रहें। बिल्कुल सही। ये ओएस वाली उपमा बहुत स्पष्ट है, लेकिन अब इसे समाज के चश्मे से देखते हैं। अगर कुछ लोग इस यूनिवर्सल स्किल को अपना लेते हैं हाँ, और खुद को अपग्रेड कर लेते हैं, लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी पुरानी आदतों से ही चिपका रहता है, तो इसका नतीजा क्या होगा? ये तो दुनिया में एक बहुत ही गहरे विभाजन की ओर इशारा कर रहा है। और किताब में इस सामाजिक खतरे को असमानता 2.0 यानी इनइक्वालिटी 2.0 का नाम दिया गया है। इनइक्वालिटी 2.0। हाँ, हमने इतिहास में अमीर और गरीब देशों के बीच की खाई देखी है, हाँ। लेकिन भविष्य का जो विभाजन होगा वो पूरी तरह से अलग होगा। ये विभाजन एआई रिच और एआई पुअर के बीच होगा। तो क्या यहाँ रिच और पुअर का मतलब पैसे से है? नहीं, ध्यान रहे, यहाँ रिच और पुअर का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं है। तो क्या इसका मतलब एआई टूल्स तक पहुंच और उसे इस्तेमाल करने की क्षमता से है? इसे श्रोताओं के लिए एक व्यावहारिक उदाहरण से समझते हैं। बिल्कुल, इसे क्षमता और अनुकूलन के नजरिए से देखिए। ये खाई अब किन्हीं दो देशों के बीच नहीं बन रही है, बल्कि ये एक ही दफ्तर में काम करने वाले दो लोगों के बीच बन रही है। अच्छा, एक ही ऑफिस में? हाँ, मान लीजिए एक विज्ञापन कंपनी में दो लोग काम करते हैं। एक कर्मचारी ने खुद को अपग्रेड किया है और वो एआई टूल्स की मदद से 5 दिन का रचनात्मक काम महज 5 घंटे में पूरा कर लेता है। राइट, वो एआई रिच है। एग्जैक्टली। दूसरी तरफ उसका सहकर्मी पुरानी आदतों से चिपका है। वो तकनीक से डरता है, वो अपना काम करने में संघर्ष कर रहा है और पिछड़ता जा रहा है। तो वो एआई पुअर हो गया। बिल्कुल। धीरे धीरे एआई रिच इंसान सारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स ले जाएगा और एआई पुअर इंसान पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाएगा। बाप रे, ये तो एक सामाजिक टाइम बॉम्ब की तरह लग रहा है। जब किसी एक ही शहर या मोहल्ले में इतनी गहरी खाई पैदा होगी, जहां एक वर्ग आगे बढ़ रहा है और दूसरा अपनी आजीविका खो रहा है। हाँ, गुस्सा तो आएगा लोगों को। तो क्या इससे समाज में जिसे एआई पॉपुलिज्म कहते हैं, उसका खतरा पैदा नहीं होगा? मेरा मतलब है, लोग डर में इस तकनीक के खिलाफ खड़े हो जाएं, मशीनों को तोड़ने जैसी बातें होने लगें। ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये एक बहुत ही वास्तविक राजनीतिक जोखिम है जिसका जिक्र किताब करती है। मतलब ये हो सकता है? बिल्कुल। जब लोगों को लगता है कि प्रगति की दौड़ से उन्हें व्यवस्थित तरीके से बाहर कर दिया गया है, तो गुस्सा भड़कना तय है। तो राजनेता लोकलुभावन वादे कर सकते हैं कि हम एआई को दफ्तरों में घुसने से रोकेंगे। लेकिन क्या ऐसा करना मुमकिन है? तकनीक का इतिहास हमें बताता है कि ऐसी कोई भी कोशिश अंततः विफल ही होती है। अगर कोई देश तकनीक को अपने यहाँ रोक देता है, तो वो पूरी दुनिया के मुकाबले दशकों पीछे चला जाता है। राइट, फिर वहां के नागरिक और भी बुरी तरह से एआई पुअर बन जाते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि बाकी दुनिया तो आगे बढ़ चुकी होती है। तो हम एक ऐसी अजीब सी दुविधा में फंस गए हैं, तकनीक को रोक नहीं सकते और पुरानी आदतों के साथ उससे मुकाबला कर नहीं सकते। सही बात है। इस बढ़ती असमानता और हर जगह एआई के वर्चस्व के बीच सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इंसान की असली उपयोगिता बची कहाँ है? अगर एआई हर चीज बिना गलती के कर सकता है, तो हमारी क्या जगह है?
इसी सवाल के जवाब में संदीप चौहान द ह्यूमन एज की बात करते हैं। द ह्यूमन एज। हाँ, एआई गणना का यानी कंप्यूटेशन का निर्विवाद बादशाह हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी इंसानी रेखाएं हैं जिन्हें वो कभी पार नहीं कर सकता। वो रेखाएं क्या हैं? किताब इंसान की 3 बुनियादी ताकतों की पहचान करती है: सच्ची सहानुभूति यानी एम्पैथी, असली रचनात्मकता यानी ट्रू क्रिएटिविटी, और नैतिकता यानी एथिक्स। यही वो क्षेत्र है जहां इंसान हमेशा मशीन से आगे रहेगा। इन तीनों पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है। सहानुभूति की बात करें तो आज हम देखते हैं कि एआई चैटबॉट ग्राहकों से बहुत ही मीठी भाषा में बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल, इंसानों जैसी। तो फिर मशीन की सहानुभूति और इंसान की सहानुभूति में फर्क कैसे हुआ? बिजनेस में ये एज कैसे काम करता है? देखिए, क्योंकि एआई की सहानुभूति महज एक सिमुलेशन है, एक दिखावा है। बिजनेस सिर्फ डेटा पर नहीं चलते, वे भरोसे पर चलते हैं। राइट। मान लीजिए किसी कंपनी से कोई बड़ी गलती हो जाती है और उनका सबसे बड़ा क्लाइंट नाराज है। एआई एक बेहतरीन, एकदम सटीक माफीनामा ईमेल तो लिख सकता है, पर वो फीलिंग नहीं ला सकता। एग्जैक्टली। उस क्लाइंट की आंखों में आंखें डालकर उस कमरे के तनाव को महसूस करना, उसके गुस्से को धैर्य से सुनना और आपसी समझ से उस टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ना, ये केवल एक इंसान कर सकता है। क्योंकि इंसान उस परेशानी का असली दर्द समझता है। बिल्कुल। एआई भावनाएं समझ नहीं सकता, वो सिर्फ भावनाओं की नकल कर सकता है। और अगर रचनात्मकता की बात करें, आज एआई कुछ ही सेकंड में अद्भुत पेंटिंग्स बना रहा है, विज्ञापन लिख रहा है। ऐसा लगता है कि रचनात्मकता पर भी मशीनों का कब्जा हो गया है। जो मशीनें कर रही हैं, वो दरअसल रचनात्मकता नहीं बल्कि पुराने डेटा का रीमिक्स है। रीमेक्स। हाँ, उन्होंने लाखों चित्र देखे हैं और वे उन्हीं को मिलाकर कुछ नया पेश कर देती हैं। लेकिन असली रचनात्मकता की जड़ें मानव जीवन के गहरे अनुभवों में होती हैं, हमारे दुखों में, हमारे संघर्षों में। इसे अगर एक उदाहरण से समझें, एआई किसी गाने के बोल लिख सकता है। वो ये तय कर सकता है कि कौन सी धुन सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि उसके पास पुराना डेटा है। राइट। लेकिन किसी का दिल टूटने पर जो एक अजीब सा सन्नाटा होता है, या जो असली दर्द होता है, उस दर्द से निकली हुई कविता का जो असर होता है, वो कोई एल्गोरिदम पैदा नहीं कर सकता। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। मतलब मशीन को कभी किसी से बिछड़ने का डर नहीं लगा, तो वो उस पर सच्चा गीत कैसे गा सकती है? बिल्कुल सही। असली कला वो है जो एक इंसान की आत्मा से निकलकर दूसरे इंसान की आत्मा को छुए। और तीसरी चीज क्या थी? नैतिकता। हाँ, नैतिकता या एथिक्स मशीनें दक्षता के लिए डिजाइन की जाती हैं। उनके लिए सही या गलत का मतलब सिर्फ ये है कि लक्ष्य कितनी जल्दी पूरा हुआ। अच्छा। अगर किसी एआई को किसी कंपनी का मुनाफा बढ़ाने का काम दिया जाए, तो वो गणित के आधार पर ये सुझाव दे सकता है कि आधी वर्कफोर्स को तुरंत निकाल दिया जाए। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक है। लेकिन क्या ये सही है? न्याय, गरिमा और करुणा ये गणित के फॉर्मूले नहीं हैं। एक इंसान ये समझता है कि मुनाफे के साथ साथ कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारी क्या है। राइट। नैतिकता ही वो चीज है जो समाज को जंगली होने से रोकती है, और ये काम कभी किसी मशीन को आउटसोर्स नहीं किया जा सकता। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हमें काम यानी वर्क और नौकरी यानी जॉब्स के बीच के अंतर को समझना होगा। एग्जैक्टली। किताब भी इसी बात पर जोर देती है। जॉब वो है जिसे उत्पादकता में नापा जा सकता है, और वहां एआई हमेशा जीतेगा। और काम? लेकिन काम वो है जो समाज में कोई अर्थ पैदा करता है, जो इंसानियत को गरिमा देता है। हमें उत्पादकता की दौड़ से बाहर निकलकर अर्थपूर्ण योगदान की ओर बढ़ना होगा। इस पूरी चर्चा ने काम और भविष्य को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। तो इन सारी चुनौतियों के बीच जब बाहर दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, तो इस स्रोत सामग्री के अनुसार आज के विश्लेषण का सबसे गहरा निष्कर्ष क्या है? किताब का समापन साइलेंट स्ट्रेंथ यानी खामोश ताकत के विचार के साथ होता है। साइलेंट स्ट्रेंथ। हाँ, ये विचार कहता है कि भारी दुनिया की मशीनों से या कॉर्पोरेट ढांचे से लड़ना व्यर्थ है। असली लड़ाई अपने खुद के भीतर अपग्रेड करने की है। मतलब खुद को बदलना है। बिल्कुल। ये केवल परिस्थितियों पर रिएक्शन देने का मामला नहीं है। ये इस बड़े तूफान के बीच अपनी दिशा खुद तय करने का, नेविगेट करने का सफर है। और सबसे बड़ी बात जी, ये अपग्रेड कोई सरकार या कोई विश्वविद्यालय आपको नहीं दे सकता। ये एक व्यक्तिगत चुनाव है। आपको खुद अपनी यूनिवर्सल स्किल को निखारना होगा। तो आज के इस डीप डाइव में हमने ये समझा कि कागजी डिग्रियों और रूटीन आदतों से बनाई गई सुरक्षा की वो दीवार अब ढह चुकी है। पूरी तरह से। असली सुरक्षा हमारी उसी यूनिवर्सल स्किल में है, उस क्षमता में है जो हमें हर नए माहौल में ढलना सिखाती है। एआई कोई एलियन नहीं है,
वो सिर्फ वो काम कर रहा है जो हमने उसे करने के लिए बनाया है। बिल्कुल सही। अब समय आ गया है कि हम अपनी इंसानियत, मतलब सहानुभूति, रचनात्मकता और नैतिकता को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले श्रोताओं के लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। जरा सोचिए, सदियों से इंसान का पूरा जीवन सिर्फ जीविका कमाने और पेट भरने के संघर्ष के इर्द गिर्द घूमता रहा है। लेकिन अगर भविष्य में एआई हमारी जीविका चलाने, उत्पादन करने और अर्थव्यवस्था को संभालने के सारे रूटीन काम पूरी तरह से अपने हाथों में ले ले, जो कि मुमकिन है। हाँ, तो क्या तब हमारी चुनौती ये होगी कि हम काम को और बेहतर तरीके से कैसे करें, या फिर भविष्य इस बात की सबसे बड़ी परीक्षा लेगा कि बिना काम के दबाव के, बिना किसी ऑफिस की डेडलाइन के एक इंसान की तरह कैसे जिया जाए? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। जब हमें सिर्फ जिंदा रहने के लिए रोज संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, तब हम अपनी समय, अपनी कला और अपनी इस नई आज़ादी का आखिर क्या करेंगे? शायद यही वो असली सवाल है जो तय करेगा कि सुरक्षा की वो रेत की दीवार गिरने के बाद हम अपने लिए कैसा नया और आज़ाद आसमान चुनते हैं।